हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 7। इसके पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 है वो जाके 6 तक आप देख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो और आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम लोग चलते हैं, कह रहा हम लोग इसको कल वीडियो में देख चुके थे, समझ चुके थे। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा आपने अगर इस वीडियो पिछले वाले वीडियो को देखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए कि बताइए कि भारत के जो भौगोलिक भाग है उसमें जो कृषि पर कितने श्रम को उत्पादन करता है या कितने प्रतिशत श्रम को कृषि से मिलता है, रोजगार मिलता है। कह वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कौन कारण? वैश्वीकरण। कौन कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कह वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। कौन कारण? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। आप कहेगा सर हमको तो ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है और विदेश की अर्थव्यवस्था क्या है। जो हमको पहले समझाइए तब तो हम बता पाएंगे। हम कि देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जो समझिए। मान लीजिए ये आपका घर है, इसमें पिताजी आपको काम करते हैं और जो भी कमा कर लाते हैं, जो घर में जो देते हैं कमा कर लाते हैं, उस सारा क्या, मान लीजिए 100 रुपया ला के देते हैं। क्या रुपया देते हैं? 100 रुपया। तो इस 100 रुपया आपका क्या हो गया? ये आपका अर्थव्यवस्था हो गया। यानी कि घर में कितने 100 रुपया एक दिन में जो इनकम हुआ वो किसके अंतर्गत है? 100 रुपया है। तो 100 रुपये क्या हो गया? आपका अर्थव्यवस्था। अब इस 100 रुपया में आप किस किस चीज़ों पर खर्चा कीजिएगा वो आप पर डिपेंड करता है। तो यही होगा अर्थव्यवस्था। यानी कि कह रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को है जो विश्व के अर्थव्यवस्था से क्या करेंगे, बराबर करें या समान में रखें या जोड़ दें, तो उससे होगा विश्व की अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ देंगे? यानी कि भारत जो पैसा आएगा किसी तरीके से आयात होकर निर्यात होकर, तो सिर्फ भारत से ही ना, किसी अन्य देश से भी आयात निर्यात होकर कमा कर आए। जैसे पापा कमाते होंगे तो अगल बगल गांव में जाके या तो कोई लेबर में, कोई किन्हीं के लेबर में होंगे, मजदूर होंगे या कोई नौकरी कर रहे होंगे, तो किसी दूसरी जगह पर से पैसा लेकर आते हैं। तो कहाँ से? भारत से ही पैसा लेकर आते हैं। लेकिन भारत से नहीं ला जाकर विदेश से पैसा जाए, विदेश चले जाएँ पापा, अब विदेश में कमाएँ, अब वहाँ से लेकर आएँ, तो क्या कहलाएगा? विदेश वैश्वीकरण कहलाएगा। क्योंकि विदेश के पैसा वो कहाँ में ला रहे हैं? भारत में ला रहे हैं। तो किसके क्या कहलाएगा? वो वैश्वीकरण। कौन कारण? वैश्वीकरण। कह रहा इससे भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया है। और यही कारण है, इसलिए इसके जो भारतीय बाजार को है किसके लिए? विश्व के बाजार के लिए क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया। कौन बाजार? विश्व के बाजार के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो सरकार का है जो प्रकार क्या हो गया? ढीला हो गया। यानी कहने का मतलब सरकार उतनी तरीक़ा से, उतने बढ़िया से, सुचारू रूप से या बढ़िया तरीक़ा से या बढ़िया ढंग से ये नहीं कर पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। और कौन तंत्र? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की क्या हो गया है? पकड़ ढीली हो गई है। अब विदेशी उत्पादन जिसमें कृषिजन्य उत्पादन भी शामिल है। और जो अब हो रहा है कौन उत्पादन? कृषि उत्पादन। उसमें कृतज्ञ जो भी है उसमें भी यह क्या है? शामिल है। अब विदेशी उत्पादन जिसमें कृषिजन्य उत्पादन भी शामिल है, आसानी से भारत में बेचे जा सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को भारत किसान का एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि इस चुनौतियों को बहुत बड़ा चुनौतियों के रूप में सामना करना पड़ा। भारत की प्रतिस्पर्धा है कि भारत के किसान को किस तरीके से विदेश के किसान से यानी विदेश में व्यापार में जोड़ दें, जिससे क्या हो, भारत के लोगों को लाभ प्राप्त होने लगे। भारतीय कृषि कई प्रकार की समस्याओं से, कौन समस्याओं से जूझ रही है। यानी भारत की कृषि, भारत की खेती बहुत सारी समस्याओं से, सिंचाई की समस्याओं से, खाद की आपूर्ति की समस्याओं से, श्रम की समस्याओं से, पूंजी की लागत की समस्याओं से, यानी कहने का मतलब अनेक अनेक भूमिहीन की समस्याओं से भारत के जो कृषि जो लोग हैं जो खेती करते हैं वो अनेक प्रकार की समस्याओं से क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं। भारतीय कृषि कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। इसकी सबसे बड़ी समस्या, कौन समस्या? सबसे बड़ी समस्या। कौन मसीहा? सबसे बड़ी समस्या। कौन मसीहा? सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे बड़ी समस्या कहा जाता है फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन। यानी कि सबसे बड़ी समस्या हर एक प्रति एकड़, 1 एकड़ में
जो उत्पादन होता है भूमि में, एक बोल सर एकड़ क्या है? भूमि मापने का यूनिट है, इकाई है या एकड़। यानी क्या मतलब 1 एकड़ में जो प्रति एकड़ जो उत्पादन होता है उसमें क्या चीज़ आ रहा है? कमी आ रहा है। भारत में भूमि की प्रति इकाई में फसलों का उत्पादन जापान का 1/3 और संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 है। भारत जो एक प्रति एकड़ में है, यानी कि क्या करता है भारत में जो फसलों का उत्पादन जापान में 1/3 यानी 3 हिस्सा में 1 हिस्सा उत्पाया जाता है, 3 एकड़ में 1 एकड़ अधिक पाया जाता है। अब अमेरिका में क्या है 4 में 1 यानी 4/1 है, यानी कि 25% ये है लगभग, आई पर लगभग 33 पॉइंट कुछ परसेंट है। यानी कि कहाँ ज़्यादा उपजाया जाता है? जापान में प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, उसके बाद अमेरिका में है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि संबंधित क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से उपयोग करना होगा। यही कारण कह रहा कि भारत में अपनी कृषि को संबंधित क्षमताओं को सुयोजित ढंग से उपयोग करना क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। कह रहा जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा कौन प्रौद्योगिकी? जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों के अलावा राष्ट्रीय बाजार का एकीकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। कह रहा इस दिशा में कौन कदम हो सकती है? महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इसके लिए कौन लिए? इसके लिए सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा आदि उपलब्ध करना परम आवश्यक है। कह रहा बहुत सारी चीज़ों की उपज करना बहुत आवश्यक है। बिजली यानी कि खेती अच्छा से करना पड़े, खेती अच्छा से करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सड़क की सुविधा होना चाहिए, बिजली की सुविधा होना चाहिए, जैसे सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, ऋण की सुविधा होनी चाहिए कि लोन लेके, क्योंकि गरीब किसान खेती करते कौन? जिसके पास कमाने के लिए रोज़गार नहीं है, सिर्फ उसका अंतिम में बस एक ही रोज़गार बच जाता है खेती, वही लोग तो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो ऋण की भी सुविधा होना चाहिए, उपलब्ध कराने पर परम आवश्यक है। अगर इस सारी चीज़ों की उपलब्धता हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कृषि आसान से हो सकता है, यानी कि कृषि में सुविधाएं हो जाएगी, कृषि अच्छी तरीक़े से होने लगेगा। इसके बिना कृषि को वैश्वीकरण अनुचित प्रभाव से बचा पाना संभव नहीं है। कौन भव नहीं है? संभव नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ का उपाय, चारों चीज़ का उपाय नहीं हुआ तो कृषिकरण के वैश्वीकरण से, यानी कि विश्व के अर्थव्यवस्था से भारत के अर्थव्यवस्था को जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए इस सारे चीज़ को सुविधा कराने के लिए, इसलिए देख रहे होंगे आप लोग क्या चाहिए बिहार में, तो क्या चाहिए? क्या नल जल योजना लाया गया है, गंगा योजना लाया गया कि गंगा के पानी खेतों खेत तक पहुँचाया जाएगा। करा खाद्य सुरक्षा। कौन सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा। क्या है खाद्य सुरक्षा, जिसके बारे में लोग क्या करते हैं? जानते हैं। करा खाद्य सुरक्षा क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। कौन भूत आवश्यकता है? मूलभूत आवश्यकता है। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा आवश्यक है। भोजन के साथ साथ पोषण प्राप्त करना यह सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन के साथ साथ क्या? पोषण, ये नहीं कि खाली भोजन कर रहे हो, जो ऐसा भोजन कर रहे जिससे पोषण ही प्राप्त नहीं हो रहा, तो भी क्या एक दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ है। यानी कि भोजन के साथ साथ क्या चीज़ होना चाहिए? पोषण की प्राप्ति होना अनिवार्य है। किसकी प्राप्ति? पोषण की प्राप्ति। तो भोजन के साथ साथ क्या होना चाहिए? पोषण। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहाँ निर्धनता अधिक व्यापक है वहाँ भूखमरी की समस्या है। जहाँ जहाँ निर्धनता है, निर्धनता मतलब कि जहाँ धन नहीं है, पैसे नहीं है, वहाँ पर क्या चाहिए? भूखमरी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके निराकरण के लिए सरकार के खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है। इसके बचने के लिए, इससे अच्छा होने के लिए सरकार क्या चीज़ बनाई गई है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है। इसके प्रमुख 2 अंग हैं। खाद्य सुरक्षा। कौन सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा प्रणाली। कई अंग हैं? इसके 2 अंग हैं। पहला बफर स्टॉक, दूसरा जन वितरण प्रणाली, जिसको PDS कहा जाता है। जन वितरण प्रणाली और दूसरा पहला बफर स्टॉक। तो कह रहा इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यकता सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को मुहैया कराई जाती है। इसके द्वारा ये दोनों बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है? फसल को, यानी कि भोजन को, अनाज को कम दानों पर मुहैया कराया जाता है। जिसको कहाँ बोल मिलता है सर? शहर गाँव में। हम कोटा का नाम सुने होंगे, जहाँ कोटा पर जाते होंगे कार्ड लेकर, राशन कार्ड बना होगा, वहाँ मिलता होगा, सस्ते दामों पर देखते होंगे, मिलते होंगे। इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ हो जाता है। इसलिए दिया जाता है कि गरीब जो लोग हैं, जो भूखमरी नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो क्या करें? भूखमरी से बचने के लिए, यानी कि मरने से अच्छा है कि सरकार के द्वारा कुछ किया जाए, सरकार के द्वारा पैसा प्राप्त किया जाए जिससे भोजन प्राप्त हो सके।
बफर स्टॉक बनाने में एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कौन सी आई, एफसीआई, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, एफ से फूड, सी से कॉरपोरेशन, आई से इंडिया, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। ये भोजन को सुलभ बनाने के लिए कौन सा कार्य कर रहा है, एफसीआई कार्य कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीद कर उसका भंडारण करता है। क्या करता है, जो अनाज जो उपजाते हैं किसान, उससे न्यूनतम समर्थन एनएमपी पर यही न्यूनतम समर्थन को खत्म कर दिया जा रहा था, जिसके कारण किसान आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक रूप लिया। इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया करने वाला था, सरकार के द्वारा बिल लाया गया था, ऐसा पारित किया गया था जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और किसान कहीं भी कोई भी अनाज को अपने हिसाब से बांट सकता है। इसलिए किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, क्योंकि जानते हैं हम लोग पंजाब और हरियाणा में किसान खेती करने के लिए बहुमूल्य है। इसी कारण देखते होंगे कि ये जो आंदोलन में सबसे ज़्यादा भाग भी कौन लिए होंगे, पंजाब और हरियाणा। यह किसान से अनाज खरीद कर उसका भंडारण करती है। यही होता है जो किसान इसे क्या कर अनाज खरीद कर क्या करती है, भंडारण, भंडारण मतलब इकट्ठा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसान खरीद के अपने आप को बेचा, और इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही क्या करेगा, फिर कोर्ट में यही अनाज को लाकर बेचा क्या दिया जाता है, सभी गरीबों को बांटा जाता है। कर उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांटा गया है, कौन भोक्ताओं, उपभोक्ताओं। अब सवाल आया कि सर ये उपभोक्ता क्या होता है, हमको तो उपभोक्ता ही नहीं पता चल रहा, आप उपभोक्ता पहले हमको समझाइए। उपभोक्ता किसको कहते हैं, हम जैसे हमको कपड़ा की आवश्यकता है तो हम जाकर दुकान में खरीदेंगे कपड़ा, तो हम उस दुकानदार के लिए क्या हो गया, उपभोक्ता हो गए। अनाज की ज़रूरत, हम जाके किसी बनिए की दुकान पर अनाज खरीदें तो मेरे लिए क्या हो गया, उसके लिए मैं क्या हो गया, उपभोक्ता हुआ है। यानी वो सर समझ में आया, जो भी वस्तु की ज़रूरत है हमको उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा के माध्यम से या फ्री या सरकार के द्वारा जाए तो हम उसके लिए क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। हम क्या, हाँ आप समझ गए उपभोक्ता क्या। गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको क्या कहते हैं, BPL, और गरीबी रेखा के ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन APL। तो देखेंगे आपको उपभोक्ता दो प्रकार के बांटेंगे, एगो BPL होता है, एगो APL होता है। यहाँ सरकार अपने हिसाब से बांट रहा है उपभोक्ता को, यानी कहने का मतलब सरकार के द्वारा सरकार को दे रहा था, सरकार के लिए उपभोक्ता हम लोग हो गए कुछ BPL वाला, APL वाला। BPL किसको कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वालों को BPL कहा जाता है, जिसको लाल कार्ड देखते राशन कार्ड बनता है, BPL का APL का राशन कार्ड पड़ता है। तो कह रहा है इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं, BPL के बिलो पॉवर्टी लाइन, हिंदी में कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा के ऊपर क्या कहलाता है, एबव पॉवर्टी लाइन APL कहलाता है। तो आप देखिए आपके घर में कौन सा कार्ड, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए कि आपके घर में BPL कार्ड है या APL कार्ड है या कोई कार्ड ही नहीं है। यानी कि आपके पास बोल कहेगा सर हमको तो टेंशन हो गया, मेरे पास ना तो BPL है ना तो APL है। यानी क्या होगी, आप गरीबी नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर नहीं, बहुत ऊपर है, यानी कि अमीर आप हैं। इन वर्गों में आने वाले लोगों के लिए चीज़ों की कीमत में भिन्नता है। इन दोनों के लिए आता है क्या चीज़ है, वस्तु आते हैं जो भोजन के लिए आते हैं, पोषण के लिए भोजन के साथ साथ क्या है, सरकार का टैगलाइन क्या है, भोजन के साथ साथ भोजन की प्राप्ति। यह वर्गीकरण अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें अनेक हकदार गरीब लोग BPL वर्ग में शामिल नहीं हो पाए हैं और बहुत से लोग APL वर्ग के एकदम अंतिम छोर पर हैं। एक फसल बर्बाद होने पर BPL की श्रेणी में आ जाते हैं, किंतु दूसरे गिनती BPL श्रेणी में हो जाती है। अगर क्या किसान में सरकार द्वारा कितने ही तय कर पा रहे हैं कि APL क्या ऐसे होगा BPL। अगर एक फसल बढ़िया आया तो पैसा उसका इनकम ज़्यादा हो गया तो क्या चाहिए, BPL के श्रेणी में आ गया, APL के श्रेणी में आ गया। एक फसल बर्बाद हो गया, सुखाड़ गया तो किसके श्रेणी में आ गया, BPL के श्रेणी में आ गया। यानी कि सरकार तय ही नहीं कर पाती है कि कौन BPL के अंतर्गत है, कौन APL के अंतर्गत है। और बहुत से लोग जो APL वर्ग के एकदम अंतिम छोर पर हैं, एक फसल बर्बाद होने पर BPL श्रेणी में आ जाते हैं, किंतु उनकी गिनती BPL श्रेणी में ही हो रही है। वो आ गए हैं APL श्रेणी में, लेकिन फिर भी क्या हो चुका था, BPL श्रेणी में गिनती है। और जो BPL में है, जो APL में आ गए हैं, फिर भी उसको कौन श्रेणी में गिनती हो रहा, BPL श्रेणी में हो गया। प्रशासनिक दृष्टि से एकदम सही वर्गीकरण के में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। यानी कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एकदम सही रूप में अगर किया जाए किस तरीक़ा से बांटा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि दो वर्गों में किस तरीक़ा से बांटा जाए।
जैसे आप देख रहे हैं डाटा दिखाया जाता है आपको, कौन डाटा, अरे मोबाइल वाला डाटा नहीं जो देता, यहाँ पर इसको आलेख दिया है खाद का सामग्री। 2000 से 2001 में देखिए चावल कितना था, गेहूँ कितना था, मोटा अनाज कितना, दलहन कुल कितना हुआ, 157 टन का उत्पादन हुआ। फिर 2002 में हो गया 213 जो बढ़ गया, फिर 175 घट गया, फिर 213 बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया और बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। यानी इस तरीक़ा से क्या चीज़ हमारा डाटा है जो सभी के उत्पादन में बढ़ते और घटते रहते हैं। फसल होगा तो बढ़ेगा, फसल नहीं होगा तो घट जाता है। क्या स्रोत, भारत 2008 प्रकाशन विभाग क्या है, इसके स्रोत क्या हैं जो हम लोग समझते हैं। कृषि क्षेत्र में मौलिक संरचनाओं जैसी बिजली, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें आदि आवश्यक सुधार जितनी जल्दी की जाए कृषि के विकास के लिए उतना ही आवश्यक होगा। कह रहा है जितना जल्दी कौन जी गोजी जल्दी कौन जली बिजली, कौन चाई सिंचाई, कौन मीन ग्रामीण, कौन लड़के सड़के, कौन अड़के सड़के, ये सब में जितना जल्दी से सुविधा किया जाए तो क्या होगा, ये विकास के लिए और नहीं कृषि में विकास बढ़ेगा। यही कारण देखते होंगे ना अभी जितने भी भारत में काम हो रहे हैं, सड़क पर काम हो रहा है, बिजली पर काम होगा, ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के लिए क्या काम हो रहा है, सभी काम हो रहा है जिससे कि लोगों की क्या चीज़ हो जाए, बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, तो हमारा कृषि में बढ़ जाए, कृषि योगदान, क्योंकि भारत में कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और सारा लोग क्या किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में यदि कृषि होगा, अगर इस सारी चीज़ की सुविधा मुहैया करा दिया जाएगा तो कृषि में बढ़ावा हो जाएगा और यहाँ के लोगों के क्या चीज़ हो जाएंगे, BPL APL से ऊपर होकर जाएंगे, रईस बनने लगेंगे। जब अच्छा खेती होगा, अच्छा पैदावार होगा, जो खाद की समस्याओं को भी पूर्ति होगा, उसके साथ साथ जो किसान जो खेती करेंगे उसकी भी बहुत सारी समस्याओं को पूर्ति होगी। क्या गेहूँ चावल की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगाने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाए चाहिए जिसकी वृद्धि की बेहतर संभावना है। तरह कि चावल और गेहूं को वैसे क्षेत्र में उगाया जाए जहां पर पानी की सुविधा हो और क्या हो, जहां पर ज़्यादा पैदावार हो सके। उसी क्षेत्र में सरकार के द्वारा कहा जाए कि जिस फसल का उत्पादन जिस एरिया में ज़्यादा है उसी फसल का उत्पादन किया जाए। तो सर इस सरकार कैसे बता देगा कि इस फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा? वो मिट्टी को देख कर, उसको मिट्टी को जाँच करके, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी उर्वरकता क्षमता को जाँच करके सरकार द्वारा बता सकता है। क्योंकि आम पब्लिक किसान है जो मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरकता को जचवा तो नहीं सकता है। हम लोग क्या करते हैं, बिना जाने हुए क्या चीज़ का कमी है, हम लोग माद, खाद, पोटास, जो यूरिया सब चीज़ छींट रहे हैं। हमको पता भी नहीं कि क्या चीज़ के जमीन में ज़रूरी है, क्या कम है। पता जो है उसको और ज़्यादा वही दे रहे हैं, तो ज़्यादा हो रहा है। जो कम है, जो नहीं है, उसको हम दे ही नहीं रहे। इसलिए सरकार के द्वारा ये सारा चेकअप करवा के ये सारे काम करवाना चाहिए, जिससे लोग क्या करें, जागरूक होकर खेती ज़्यादा कर पाएँ। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि अगर आप वृद्धि करते हैं खाद को तो ये क्या है, बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा की जरूरी है। हम कल भी पढ़ाए थे एग्जाम्पल में, पिछले क्लास में भी बताए हैं कि भारत की क्या चीज़ हो गया, जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके लिए क्या चीज़, इसका बोझ किस पर बढ़ रहा है, दबाव किस पर बढ़ रहा है, ज़मीन पर बढ़ रहा है, खेती पर पड़ रहा है, कृषि पर पड़ रहा है, जिसको किस तरीक़े से करना चाहिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। अगर नहीं समझे तो पिछले वीडियो जाकर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। फल, सब्जी, तिलहन, औद्योगिक फसलों आदि की खेती में लगी हुई भूमि में नियंत्रण वृद्धि हो रही है। क्या जी, फल की, सब्जी की, तिलहन की, औद्योगिक फसल में इसमें क्या चीज़ हो रहा है, औद्योगिक फसल बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसकी खेती ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज़्यादा होता है और कम समय में मुनाफा की क्या चीज़ ज़्यादा संभावना रहती है। वही दूसरी ओर खाद्यान्न एवं दालों के उत्पादन में लगी हुई भूमि नियंत्रण घटती जा रही है। अब पहले क्या, जैसे चावल, गेहूँ और जो दालहन चीज़ लगते थे, इस भूमि धीरे धीरे क्या होता है, घटते जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जनसंख्या क्या चीज़ होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, उसी तरीक़े से कृषि के कार्यों के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रही है। हरित क्रांति में लगाए गए प्रौद्योगिकी, कीटनाशी
पीडननाशी रासायनिक उर्वरक के कारण मिट्टी का निम्नीकरण एक भारी समस्या है। कह रहा यही कारण है कि हरित क्रांति में लगाए गए प्रौद्योगिकी, कीटनाशक, पीडननाशी, रासायनिक उर्वरक, इस सब क्या है कारण मिट्टी के क्या चीज़ हो रहा है, निम्नीकरण मतलब होती है यानी कि मिट्टी का गुणवत्ता खत्म हो रहा है। जितना हम लोग खाद्य पदार्थ देंगे, जितना कीटनाशक छीटेंगे, जितना उर्वरक छीटेंगे, हमारा मिट्टी क्या चाहिए, मिट्टी का निम्नीकरण हो जाएगा, मिट्टी की गुणवत्ता उतना ही कमते जाएगी। मिट्टी के हम लोग क्या करें, अभी जो खेती हो रहा है ज़बरदस्ती ज़मीन से, खाली ज़मीन है और उसमें ज़बरदस्ती खेती किया जा रहा है। वो सर ज़बरदस्ती को चाहिए मार पीट के खेती में कर रहे हैं कि नहीं तुम होबे करो, फसल होबे करेगा, नहीं होगा तो मारेंगे पीटेंगे। ज़बरदस्ती कहने का मतलब ये नहीं हुआ, कहने का मतलब उसमें उर्वरकता क्षमता कम है, आप खाद नहीं दीजिए और खाद ना देकर आप खेती कीजिए, देखिए एक भी फसल बढ़िया से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम खाद देकर फसल कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती कहलाएगा, उसमें नहीं उर्वरकता है, वो सारी चीज़ नहीं है, वो पौष्टिक नहीं है, वो जो खाद में उर्वरकता क्षमता होना चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण हम उसको ज़बरदस्ती देकर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सिंचाई या अक्षत जल प्रबंध में जलक्रांतकार, वाटर लॉगिंग और लवणता, सैलिनिटी की समस्याएं पैदा हो गई है। किसानों को मुफ्त बिजली मिलने के कारण भूमिगत जल को सिंचाई के साधन द्वारा अंधाधुनी उपयोग किया जाने लगा है। यही कारण है कि क्या चीज़, भूमिगत करने से, मुफ्त बिजली के मिलने के कारण भूमिगत जल को सिंचाई करने के साधन द्वारा अंधाधुन उपयोग किया जा रहा है। ये अंधाधुन उपयोग में सभी चीज़ किया जाएगा। फलतः भूमिगत जल के भंडारण के कारण नलकूप सूख गए हैं। अब भूमि जल के भंडारण के कारण नलकूप क्या हो गए हैं जी, सूख गए हैं। नलकूप मतलब चापाउपकल क्या हो रहा है, सूखते जा रहा है। भूमिगत जल का उपयोग हम लोग खेती में ज़्यादा कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो सिंचाई करने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए बोरवेल और बहुत तकनीक के द्वारा लगाया, समरसेबुल और क्या क्या लगा कर सारा पानी निकाला जाता है जो भूमिगत पानी है, और उस भूमिगत जल को हम लोग कृषि में लिए जाते हैं, जिससे भूमिगत जल की स्तर क्या होता है, कमते जा रहा है। और इसके स्तर कमने से क्या चाहिए, हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानी और समस्या का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। करा इस पे देख लेते हैं, पी कौन बाली डिबिया, हरी बाली डिबिया। करा परिभाषित शब्द क्या है, वर्धन काल क्या है, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय को ही क्या कहते हैं, वर्धन काल। यानी कि फसल जिस समय में रोपाया जाता है, बोया जाता है, बढ़ता है जिस तापमान पर या जिस मौसम में, पकते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्धन काल कहा जाता है। कौन काल, वर्धन काल। हम भूतकाल नहीं, भविष्य काल नहीं, कौन काल, वर्धन काल। फसल में बोने से लेके, बढ़ने से लेके पकने तक जो समय लगता है उसी को कौन काल कहा जाता है, वर्धन काल कहा जाता है। अगला, हरित क्रांति। कौन क्रांति, हरित क्रांति। खैर हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास, इसमें मुख्यतः नए बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई, उसे हरित क्रांति कहते हैं। खैर हरित क्रांति क्या है, जो खेती में, कृषि में क्या बीज, नए बीज आना, खादों को किस तरीके से उपयोग करना, कौन सा खाद उपयोग करना, उर्वरकता को बढ़ाना, ये सारे जो प्रक्रिया हैं इसके फलस्वरूप खेत में जो फसल वृद्धि हो गया है, फसल ज़्यादा होता है, इस सभी चीज़ों को क्या करना है, करता है। कौन क्रांति के द्वारा लाया गया था, हरित क्रांति के द्वारा लाया गया था। रोपण कृषि। कौन कृषि, रोपण कृषि। बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे को रोपण कृषि कहते हैं। बड़े बड़े उद्योगिक करने के लिए रोपण कृषि क्या कहलाता है, जो बड़े बड़े आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए, ऐसा उत्पादन की व्यापार करने के लिए होता है, उसको कौन कृषि कहा जाता है, रोपण कृषि। जैसे गन्ना की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, फल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत, इससे व्यापार होते हैं। फूल की कृषि रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, इसमें क्या व्यापार होता है, इसका यूज ज़्यादा कम यूज घर में करते हैं और बेचते हैं हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा। करा इसमें छोटे एवं सीमांत किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हैं। ये कारण है कि नलकूप सूखते जा रहा है, इसलिए छोटे छोटे किसान क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि बड़े किसानों को गहरे एवं नलकूप में भी जल की सुविधा होती है। और जो बड़े किसान, बड़े किसान मतलब जिसके पास बड़ा लंबा है वो बड़ा किसान हो गया, नहीं, मतलब जिसके पास पैसा है वो अपना सुविधा प्राप्त करा सकता है, ज़्यादा बोरवेल करा के नीचे तक पानी के लिए जा सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, उसका सुविधा वो नलकूप में भी जल की सुविधा कर सकती है। इसी तरह पर्याप्त भंडारण की सुविधा एवं बाजार के पर्याप्त अभाव के कारण किसानों का उत्पादन प्रभावित होता है। कौन भी होता है, प्रभावित होता है। कह रहा है कि भंडारण के लिए, सुविधा के लिए बाजार के पर्याप्त अभाव के कारण किसानों का उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है।
करा किसान को, कौन सान को, किसान को इस तरह के दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हें खेती में से अच्छी उपज लेने के लिए महंगी पूंजी निवेश करना पड़ता है, तो दूसरी ओर फसल पर उचित समर्थन मूल्य न मिलने पर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की क्षति करना पड़ता है। मजबूरी में फसल उत्पादन को बेचना पड़ता है, अतः छोटे किसान को सुरक्षा के बिना सुरक्षा संभव नहीं है। करा क्या होता है, छोटे किसान को क्या किया, खेती तो लगा लिया, अब खेती लगा लिया, इसमें पूंजी ज़्यादा लग गया, ज़्यादा लग गया है, अब फसल बढ़िया से नहीं हो पाए, उसमें भी नुकसान ही छोटे किसान को। अगर पूंजी लगा दिया, फसल भी बढ़िया से हो गया है, और क्या चीज़ आ जाए, आपदा, फसल बढ़िया से हो जाए, बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, सुखाड़ आ जाए, तो उसके बावजूद वही फसल खराब हो जाएगा, उसमें भी क्या चाहिए, किसान को नुकसान ही का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि बढ़िया से फसल सब चीज़ बढ़िया से उपजाया गया और मजबूत हो गया, और क्या चीज़ हो जाए, उसका क्षति हो जाए किसी कारण, फसल बो गया, पक गया, पकने कटाई के समय है और उसमें बरसात आ जाए, तो क्या हो जाए, बारिश पड़ जाए, तो सारा फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, उसमें भी किसान का नुकसान है। अब फसल मान लेते हैं फसल तैयार हो गया, फसल के तैरने के बाद सारा चीज़ काट उठ के घर में भी ले आया, लेकिन उसको बेच रहा है तो बेचने का मूल्य ही नहीं दे रहा। अब 5 रुपये किलो बिक रहा है, 10 रुपये किलो बिक रहा है, 3 रुपये किलो बिक रहा है, जिससे उसे कुछ लाभ ही नहीं प्राप्त हो सकता है, वो और लॉस में चल जाएगा। वहाँ पर भी किसान को क्या नुकसान है। यही कारण है कि छोटे मजबूरी में यही कारण क्या करता है, अंतिम में पैसा कमी रहने के कारण वो क्या करता है, घर में ना ज़्यादा दिन रख पाता, उसको क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। यही इसीलिए कहा जाता है छोटे किसान को सुरक्षा के बिना उसकी सुरक्षा संभव नहीं है। तो ये पार्ट था क्या 7, 8 था। तो हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आप बने रहें, यहाँ से यूँ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, अंत में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।